देखिए, सिद्धार्थ और कियारा की शादी का बहुत बज़ है और आज ही वो दिन है जब दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। और बात देखिए, अगर शादी की हो रही है तो शादी का दिन सभी की नजरें जो होती हैं इस दिन दुल्हन पर ही टिकी होती हैं। तभी तो देखिए, महीनों हफ्तों पहले ही लड़कियां इस खास दिन की जो है तैयारियां शुरू कर देती हैं। कियारा आडवाणी भी पिछले कई दिनों से अपनी शादी की तैयारियों में जुटी थी, काफी बिजी थी। बताया जा रहा है कि कियारा ने अपने फेवरेट डिजाइनर से शादी का जोड़ा जो है वो तैयार करवाया है। ये वही फैशन डिजाइनर हैं जिन्होंने बॉलीवुड की कई स्टार ब्राइड्स के लिए शादी का लहंगा तैयार किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आखिर कैसा होगा कियारा का शादी का लहंगा और कौन सा है वो डिजाइनर जिसने इसे किया है डिजाइन। अब कियारा के ब्राइडल लहंगे का रंग गुलाबी होगी या नहीं, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि शादी के दिन सिद्धार्थ अपनी दुल्हनिया से नजरें हटा नहीं पाएंगे। दरअसल कियारा ने अपने ब्राइडल लुक को लेकर बेहद खास तैयारियां की हैं। शादी की तारीख से कई दिन पहले से सिद्धार्थ और कियारा अपनी शादी के अलग अलग फंक्शंस की ड्रेसेस और लुक फाइनल करने में जुटे थे। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की कई सुपरस्टार ब्राइड्स की तरह कियारा आडवाणी भी मनीष मल्होत्रा ब्राइड बनने जा रही है। यहाँ तक कि कियारा जब शादी के लिए जैसलमेर पहुंची तो एयरपोर्ट पर उन्हें अपने स्टार डिजाइन के साथ ही स्पॉट किया गया। बताया जा रहा है कि कई दिनों की मेहनत के बाद डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के फैशन स्टोर में कियारा का खूबसूरत वेडिंग लुक तैयार किया गया है। हर दुल्हन की तरह कियारा भी चाहती हैं कि उनके वेडिंग लुक को हमेशा याद रखा जाए और इसीलिए उन्होंने अपनी शादी का जोड़ा तैयार करने के लिए बॉलीवुड के फेवरेट डिजाइनर्स में से एक को चुना है। दरअसल शादी ही नहीं बल्कि पहले कई बार कियारा अलग अलग मौकों पर मनीष मल्होत्रा के आउटफिट में नजर आती रही हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि वे हर बार मनीष मल्होत्रा आउटफिट में बेहद खूबसूरत नजर आई हैं। दरअसल लड़की हो या लड़का, शादी किसी भी इंसान के लिए जिंदगी के कुछ सबसे खास और यादगार दिनों में से एक होता है। यही वजह है कि हर कोई इस दिन को बेहद स्पेशल बनाने की कोशिश करता है। तभी तो शादी की तारीख तय होते ही दूल्हा दुल्हन और सारा परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाता है। बॉलीवुड सितारे भी इससे परे नहीं हैं। सिद्धार्थ कियारा से पहले हाल के सालों में शादी करने वाले बॉलीवुड के सभी स्टार कपल्स ने अपने वेडिंग लुक को बेहद खास अंदाज में डिजाइन करवाया था। ये सभी स्टाइल वेडिंग सीजन में बेहद लोकप्रिय भी हुए। पिछले साल अप्रैल में धूमधाम से शादी करने वाले रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने भी अपनी शादी के लिए बेहद खास आउटफिट तैयार करवाए थे। रालिया ने शादी की अलग अलग रस्मों में कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट पहने। हर लुक में बॉलीवुड का ये हॉट कपल बेहद खूबसूरत नजर आया था। तो वहीं कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने भी अपने वेडिंग आउटफिट्स के डिजाइनिंग पर खासा ध्यान दिया था। विक्ट्रीना ने दिसंबर 2021 में सवाई माधोपुर के फोर्ट बरवाड़ा में धूमधाम से शादी की थी। अपनी शादी में कैटरीना ने गोल्डन थ्रेड वर्क की एम्ब्रॉयडरी वाला रेड लहंगा पहना था, तो वहीं विक्की ने भी उनका साथ देते हुए क्रीम और गोल्डन शेरवानी पहनी थी। इसी तरह प्रियंका चोपड़ा ने यूं तो निक जोनस से दो तरह की रीति रिवाज से शादी की थी, लेकिन उन्होंने अपनी इंडियन वेडिंग सेरेमनी के लिए रेड लहंगा पहना था। इस लहंगे में प्रियंका बेहद खूबसूरत नजर आई थी। तो वहीं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने जब इटली के लेक कोमो में सात फेरे लिए तो दीपिका अपने लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आई थी। गहरे लाल रंग के सब्यासाची लहंगे में कस्टमाइज्ड दुपट्टे के साथ दीपिका का लुक बेहद सोबर और ट्रेडिशनल था। इसी तरह अनुष्का शर्मा ने अपनी शादी से पेस्टल कलर के फ्लोरल लहंगे का ट्रेंड शुरू किया था। अनुष्का ने न केवल शादी से पहले बल्कि शादी के बाद की रस्मों के लिए भी बेहद खूबसूरत ड्रेसेस डिजाइन करवाई थी। इनके अलावा भी बॉलीवुड की बंगाली ब्यूटी बिपाशा बसु से लेकर असीन और सोहा अली खान तक बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का वेडिंग लुक लंबे समय तक चर्चा में रहा था। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि इन सभी अदाकाराओं की तरह
कियारा आडवाणी भी अपने वेडिंग आउटफिट में एक बेहद खूबसूरत दुल्हन के रूप में नजर आएंगी। जैसलमेर से उमेश शुक्ला के साथ अनीता ब्रिटो, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगर आप भी सिद्धार्थ कियारा की तरह डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना देख रहे हैं तो समझिए काशी में भी ये संभव है। वाराणसी टेंट सिटी निरान में आध्यात्म और पर्यटन के साथ साथ डेस्टिनेशन वेडिंग की भी व्यवस्था है। महज 6 से 15 लाख रुपए का खर्चा देकर आप यहां सादगी और पारंपरिक तरीके से शादी कर सकते हैं। शादी के सीजन को देखते हुए यहां बम्पर बुकिंग शुरू हो चुकी है। शादियों के सीजन में अब इस इलाके में शहनाई की ये गूंज आम होगी। पिछले महीने काशी में जिस टेंट सिटी का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, वहां अब न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी रहा जा सकता है। यही नहीं, शादियों के सीजन में आप यहां अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना भी साकार कर सकते हैं। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में गंगा के ठीक सामने तंबुओं का शहर बस गया है, जहां न केवल धार्मिक लिहाज से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी आने वाले पर्यटकों का सिलसिला जारी है। लेकिन यहां एक खास बात और है कि यहां शादियां भी होना शुरू होंगी और साथ ही साथ जो नौ दंपति है वे फेरे भी लेंगे और 7 जन्मों का साथ भी निभाएंगे। यहां इस टेंट सिटी में अब शादियों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। वाराणसी टेंट सिटी निरान सिर्फ एकोमोडेशन ही नहीं, एक रिजॉर्ट के तौर पर भी विकसित की गई है। लोगों के ठहरने के अलावा टेंट सिटी में बहुत बड़ा बैंक्वेट एरिया, बीच, लोटस स्टेज भी है। इन्हीं तीनों जगहों पर शादी ब्याह के लिए प्लानिंग की गई है। ये टेंट सिटी निरान सिर्फ एकोमोडेशन के लिए नहीं, ये तो एक रिजॉर्ट है गंगा जी के तट पर। तो गंगा जी के तट पर ये जमीन पे हम लोग गेस्ट के रहने के अलावा भी यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है, बहुत बड़ा बीच एरिया है और ये है पीछे आप देख सकते हैं लोटस स्टेज। तो ये तीनों जो एरिया है ये हम लोगों ने प्लान किया है वेडिंग्स के लिए। टेंट सिटी में मौजूद बैंक्वेट हॉल में 600 लोग आ सकते हैं, तो वहीं बीच के ओपन एरिया में 1000 तक लोग शामिल हो सकते हैं। खर्चे की बात की जाए तो एक वैवाहिक कार्यक्रम का पूरा पैकेज 6 लाख से लेकर 15 लाख तक पड़ेगा। ये पूरा निर्भर करता है कितना गेस्ट होंगे इनवाइटीज के ऊपर और वो लोग कितना टेंट ले रहे हैं। तो इसके ऊपर कस्टमाइज पैकेज हम लोग करते हैं। कम से कम एक रफ फिगर मैं आपको बोल सकता हूँ 6 से लेके 12-15 लाख तक का हो सकता है एक शादी का पैकेज। यहाँ पर होने वाली हर शादी एकदम सादगी और पारंपरिक होगी। टेंट सिटी में होने वाली शादियों में न केवल मांस मदिरा प्रतिबंधित होगी, बल्कि बैंड बाजा या म्यूजिक सिस्टम पर शोर शराबे वाले गानों पर भी पाबंदी होगी। जो इन शर्तों पर राजी होंगे टेंट सिटी में शादियां करा पाएंगे। शादी के सीजन को देखते हुए यहाँ के लिए मार्च के महीने में काफी बुकिंग आ चुकी है। अगर आपकी भी अच्छा है और आपका बजट इसको लेकर अलाउ करता है तो आप भी शादियों के सीजन में यहाँ टेंट सिटी से शहनाई बजवा सकते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। और अब बात आत्मनिर्भर भारत की कर लेते हैं। देखिए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने ऐतिहासिक कदम जो है वो बढ़ा दिया है। पिछले साल सितंबर में कमीशन हुए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर देश में ही बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और MiG-29 के फाइटर जेट्स ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। देखिए देश को गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें। समंदर की अथाह लहरों के बीच आत्मनिर्भर भारत का विराट स्वरूप पूरी दुनिया ने देख लिया। भारत में बने विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर सोमवार को स्वदेशी तकनीक से बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के नेवल वर्जन और MiG-29K ने लैंडिंग की। साथ ही युद्धपोत से सफलतापूर्वक टेक ऑफ भी किया। रक्षा मंत्रालय ने इसे आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक सपने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और अत्यंत गर्व की बात है कि जो हमारे आत्मनिर्भरता का विजन है उसको हमने आज साकार किया है। क्योंकि देश का जो स्वदेशी जहाज है LCA नेवी और ये प्रोटोटाइप जहाज है उसको आज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर
पे लैंड करवाया। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमारे इंडियन नेवल पायलट्स ने की है। स्वदेशी तकनीक से देश में ही बने आईएनएस विक्रांत को पीएम मोदी ने 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। आईएनएस विक्रांत अभी गहन परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। इसी तरह के और परीक्षणों के बाद आईएनएस विक्रांत युद्ध में उतरने और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ महीनों में इसके जो ट्रायल्स कंसोलिडेट करेंगे और उससे पूरे जो एयर ऑपरेशंस के सब तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम पूरी तरह से पूरा करेंगे, जिससे कि हम सेफली और एयरक्राफ्ट इधर से ऑपरेट कर सकते हैं। और कुछ ही महीनों में ये ऑपरेशन से हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। आईएनएस विक्रांत देश में बना पहला विशाल विमान वाहक युद्धपोत है। आईएनएस विक्रांत का निर्माण कार्य साल 2009 में शुरू किया गया था। 30,000 करोड़ की लागत से ये 13 साल में बनकर तैयार हुआ है। 2 सितंबर 2022 को इसे नेवी में कमीशन किया गया। इसका वजन 45,000 टन है। आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। इसमें एक साथ 1700 क्रू मेंबर्स के रहने की क्षमता है। ये MiG-29K फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर समेत 30 विमान अपने साथ ले जा सकता है। इसकी स्पीड 28 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। आपको बता दें कि इसका नामकरण 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को नस्तोनाबूद करने वाले युद्धपोत के नाम पर ही किया गया है। फर्क बस इतना है कि 1971 आईएनएस विक्रांत रूस में निर्मित था, जबकि 2023 का आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत का धमाकेदार पैगाम है। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि कुदरत के आगे इंसान बेबस है, मगर ये कुदरत ही है जो इंसान को हौसला देती है और हर हालात में उसे जीना सिखाती है। यूरोप के देश तुर्की में भूकंप से हुई तबाही के बीच जिंदगियों को बचाने का मिशन लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार काम में जुटी हुई है ताकि लोगों को उनके अपनों से मिलवाया जा सके। मलबे के नीचे से एक बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया तो वहां मौजूद लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। इन फरिश्तों ने मलबे में तब्दील बिल्डिंग में फंसी एक महिला को क्रेन के जरिए नीचे उतारा। मलबे का पहाड़ जिस पर चढ़ना किसी खतरे से खाली नहीं है, उस पर ये फरिश्ते जिंदगी की तलाश करते नजर आए। इंसानियत की मिसाल लोगों ने यहाँ पर पेश की। किसी ने घायलों को पानी पिलाया तो किसी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पिछले कई घंटों से बिना रुके बिना थके ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। और देखिए, इस मुश्किल घड़ी में भारत सरकार ने यूरोप के देश टर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। टर्की और सीरिया में एक दिन पहले भीषण भूकंप आया था, जिसके बाद से ये देश जो है मुश्किल के दौर से जो है लगातार गुजर रहे हैं। ऐसे में इंसानियत के नाते सबसे ज्यादा प्रभावित टर्की तक मदद पहुंचाने का जो फैसला वो है लिया गया है। रेस्क्यू और घायलों की मदद के लिए एनडीआरएफ की कुछ टीमों को टर्की रवाना कर दिया गया है। और इससे पहले दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर एनडीआरएफ की ये टीम विमान में जरूरी सामान रखते नजर आई। तस्वीरें उसकी हैं और उनके साथ साथ खोजी कुत्तों की एक टीम भी वहां पर पहुंची है और जो मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लोगों की मदद करेगी। भूकंप के बाद वहां के कुछ इलाकों की बिजली कट गई, ऐसे में जनरेटर भी यहां पर भिजवाए जा रहे हैं। बेसिकली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। जो अर्थक्वेक का वहाँ पे त्रासदी हुआ है, उसमें जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होंगे उसको हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे एज पर यूएन गाइडलाइंस। टीम कॉम्पोजिशन कितना है उसके बारे में बताएं। टीम की जहाँ तक बात है तो 47 आदमी एक टीम में होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 सीनियर ऑफिसर्स भी इसके साथ जा रहे हैं। यही कंपोजिशन है। टर्की और सीरिया में एक भयानक भूकंप आया है जिसमें काफ़ी जानें गई हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाते 2 एनडीआरएफ की टीम वहां पर भेजी जा रही है, जिसमें 101 हमारे रेस्क्यूअर्स, एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस करेंगे। इसमें एक टीम हमारी 8 बटालियन एनडीआरएफ की गाजियाबाद से और दूसरी 2 बटालियन कोलकाता से जा रही है। और अब बात मौसम के महोत्सव की कर लेते हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सैलानियों को खुश कर दिया है।
लेकिन साल भर बर्फ से लबरेज रहने वाला गुलमर्ग इन दिनों दूसरी वजह से चर्चा में है। देखिए, यहाँ इस बार सैलानियों को ग्लास इग्लू का तोहफा दिया गया है, जिसे लेकर सैलानियों में एक नया ही उत्साह और जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। इन्हें देखकर आपको बचपन में पढ़ा वो चैप्टर जरूर याद आया होगा, जिसमें इग्लू का जिक्र हुआ था। हालांकि इस चैप्टर में आर्कटिक देशों का ही जिक्र हुआ, लेकिन उसकी एक झलक देखने की चाहत आपने रखी हो तो गुलमर्ग से बेहतर कोई जगह नहीं है जहां आप ये तजुर्बा कर सकते हैं। गुलमर्ग में कोलाहाई ग्रीन हाइट्स की तरफ से सैलानियों को इस तजुर्बे के साथ कुछ लम्हे बिताने का मौका दिया जा रहा है, जहां सैलानी इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं। ग्लास इग्लू का ये कॉन्सेप्ट पहली बार आजमाया गया है। इसके पहले स्नो इग्लू सैलानियों को दिया गया था, लेकिन इस बार ग्लास इग्लू लोगों को खास रास आ रहा है। ये इग्लू तो बहुत अच्छा है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इंडिया में, स्पेशली इन कश्मीर। वेरी गुड एक्सपीरियंस है इधर, और जब आया स्नो था और इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। जहां इस इग्लू को तैयार किया गया है, इस जगह का नजारा अपने आप में बेहद दिलकश है। ये ऐसी जगह है जहां सैलानी पूरे साल आना चाहते हैं और यहां बर्फ के लिए अपनी दीवानगी दिखाने में पीछे नहीं है। यही वजह है कि इस तरह की थीम को लेकर कोलाहाई ग्रीन हाइट्स हर साल कुछ न कुछ नया करने में जुटा रहता है। साल कोलाहाई ग्रीन का एक हिस्ट्री रही है कि वो न्यू कॉन्सेप्ट टूरिज्म में लाते हैं प्रमोट करने के लिए। तो इस साल हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, जो कि ग्लास इग्लो कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया। यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए हमने ये ग्लास इग्लोज लॉन्च किए हैं। लास्ट ईयर हमने इग्लोज बनाए थे, स्नो इग्लोज बनाए थे, लेकिन लेट स्नोफॉल की वजह से वो हमने नहीं बना पाए टाइम पे। इसलिए हमने फिर ये इंस्पायरेशन, ये कॉन्सेप्ट हमने फिनलैंड से ले लिया। तो फिनलैंड से ये कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया, तो फिर हमने ये यहाँ पर गुलमर्ग में ये इग्लोज लगाया। सैलानियों के लिए बर्फ के दिलकश नजारों के साथ स्कीइंग, रोपवे जैसे तमाम दूसरी चीजें भी मौजूद हैं, जहां धरती पर जन्नत को न केवल देख सकते हैं बल्कि उसे महसूस भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुदरत की ओर से पहाड़ों का सफेद श्रृंगार सैलानियों को खूब पसंद आ रहा है। औली पहुंची सैलानी जो है टूरिस्ट स्पॉट के सौंदर्य का लुत्फ लगातार उठा रहे हैं। रिजॉर्ट में ठहरे पर्यटक बर्फ के गोले बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं लोग अलाव का सहारा लेकर मौसम का आनंद ले रहे हैं। चमोली में बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बर्फ की सफेद चादर का अलौकिक सौंदर्य पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींच रहा है। सफेदी में समाई औली की खूबसूरती देखते ही बन रही है। स्कीइंग के लिए मशहूर औली में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं। औली में पर्यटक कुदरत की ऐसी सौगात को पाकर झूम उठे हैं। आपस में खेल रहे हैं, बर्फ का उत्सव मना रहे हैं। हर कोई इन पलों को जी भर के जी लेना चाहता है। औली के रिजॉर्ट में ठहरे सैलानियों को मौसम की खूबसूरत सौगात मिली है। कभी बर्फ की सफेद चादर से टकराती सूर्य की सुनहरी किरणों, कभी हाड़ कपाने वाली सर्दी, तो कभी रिमझिम का आनंद ले रहे हैं लोग। मौसम विभाग का अनुमान सही निकला है। जोशीमठ से लेकर चमोली तक बर्फबारी हो रही है, जिसका असर देखा जा सकता है। स्थानीय लोग अपने घरों के बाहर अलाव जलाकर बर्फबारी से पड़ी ठंड को दूर करने में लगे हुए हैं। चमोली में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है। मौसम विभाग ने कल ही 24 घंटे का बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया था, और इस समय देख सकते हैं जोशीमठ की तमाम ऊंचाई वाली चोटियों पे बर्फबारी शुरू हो गई है। तो जोशीमठ में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके साथ ही जहां 2 दिन मौसम साफ रहने के साथ ही जोशीमठ में जबरदस्त गर्मी का एहसास हो रहा था, वहीं आज बारिश होने के साथ ही जोशीमठ में एक बार फिर से सर्दी ने दस्तक दे दी है। फरवरी में अमूमन इतनी ज्यादा सर्दी देखने को नहीं मिलती, लेकिन मौसम का जो परिवर्तन है उसके चलते इस समय जोशीमठ और चमोली जनपद में अचानक सर्दी और अचानक गर्मी का मौसम देखने को मिल रहा है। चमोली की इन तस्वीरों को देखिए। स्कूल जा रहे इन बच्चों के चेहरे की खुशी को महसूस कीजिए। बारिश की हल्की बूंदों के बीच ये बच्चे न सिर्फ हंसते खेलते स्कूल जा रहे हैं, बल्कि मौसम का भरपूर लुत्फ भी ले रहे हैं। भारी बर्फबारी ने नजारा खुशगवार बना दिया है। बर्फ से जिंदगी थोड़ी ठहरी जरूर है, लेकिन थमी नहीं है। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है।
कमल नयन सिलोरी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो वहीं लखनऊ में लक्ष्मण की मूर्ति शहर की नई पहचान होगी। लखनऊ के रास्ते अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु पहले प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण के दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या में प्रभु श्री राम के। जल्द इस मूर्ति का अनावरण कर दिया जाएगा। ब्रॉन्ज से बनी ये मूर्ति 12 फीट की है, जो जमीन से करीब 18 फीट ऊंची दिखाई देगी। जिस पार्क में ये मूर्ति लगाई गई है, वहां सजावट का काम भी जारी है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। लखनऊ में शुक्रवार से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होगी, फिर सोमवार से G20 की बैठक होने जा रही है। इन दोनों सम्मेलन में देश विदेश की काफी बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इन आयोजन की शुरुआत से पहले ही मूर्ति का अनावरण हो जाएगा। और आइए अब रुक करते हैं अयोध्या का। राम की नगरी सज रही है, संवर रही है। अयोध्या में विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। राम मंदिर से पहले इस साल अयोध्या को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और ये सौगात है एयरपोर्ट की। अयोध्या का एयरपोर्ट इस साल बनकर तैयार हो जाएगा और उस पर फ्लाइट्स की आवाजाही भी शुरुआत हो जाएगी। इस एयरपोर्ट पर राम नाम का रंग नजर आएगा। जिस अयोध्या के रोम रोम में राम है, वो अयोध्या सालों बाद राम के भव्य मंदिर को मूर्त रूप लेते हुए देख रही है। राम मंदिर का निर्माण पूरी रफ्तार से चल रहा है और 2024 तक अयोध्या राम मंदिर की भव्यता से जगमगाती नजर आएगी। इस वक्त राम की नगरी को उसी पल के लिए सजाया जा रहा है। मंदिर बनने के बाद भक्त यहां आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। – 2024 में मंदिर निर्माण का काम पूरा होना है, लेकिन उससे पहले इसी साल अयोध्या को मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। इस एयरपोर्ट पर राम नाम का रंग और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि का असर नजर आएगा। 2023 में मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट का पहला हिस्सा ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय और उसके बाद अयोध्या आने वाले राम भक्त हवाई मार्ग से यहाँ पहुँच सकेंगे। जहाँ पर भी पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अयोध्या शहर या अयोध्या जो मंदिर है, उस मंदिर की छवि पर ही हम यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट का लुक दे रहे हैं। अयोध्या में बन रहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर उन्हीं पत्थरों से तैयार किया जा रहा है जिनसे श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। यही नहीं, इस एयरपोर्ट के पत्थरों पर वैसी ही कलाकारी नजर आएगी जैसी श्री राम मंदिर के निर्माण में की जा रही है। एयरपोर्ट का पहला चरण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के 3 माह पहले तैयार हो जाएगा, तो दूसरा चरण 2025 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पहले पूरा हो जाएगा। कि जो प्रपोजल अब तक 31 मार्च का था, वो अब लगभग सिविल और इलेक्ट्रिकल काम आपका जून में पूरा होगा। जून के बाद लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप निश्चित तौर पे सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत लोगों को सस्ती और विश्व स्तरीय उड़ान सुविधा का लाभ मिलेगा। पहले चरण में यहां 4 विमान एक साथ खड़े हो सकेंगे, तो वहीं 2025 तक जब एयरपोर्ट का दूसरा चरण पूरा होगा तो ये हवाई अड्डा आस्था के तीर्थ में मील का पत्थर साबित होगा। बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे, अयोध्या। अयोध्या के बाद आपको लिए चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर, जहां मरु महोत्सव का शानदार समापन हुआ। 4 दिन तक चलने वाले मरु महोत्सव में राजस्थानी लोक कला और संस्कृति के अनेकों रंग देखने को मिले। यहां आने वाले लोगों के लिए लोक संस्कृति से रूबरू होना और उससे जुड़ने का मौका मिला। देश और विदेश से पहुंचे सैलानियों ने महोत्सव का भरपूर आनंद लिया।
कभी रोमांच से भर देने वाली घुड़सवारी ने रेत में बवंडर मचाया, तो कभी रेतीली जमीन पर ऊंटों की दौड़ ने धोरों की धरती का मान बढ़ाया। मरु महोत्सव का शुभारंभ जितना सुंदर था, उतना ही सुंदर 4 दिवसीय डेजर्ट फेस्टिवल का हर कार्यक्रम रहा। चाहे राजस्थान की लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम हो, राजस्थान के लोकगीतों से सजी शाम हो, या फिर राजस्थान की सभ्यता की झलक हो, रंगों से सराबोर मरु महोत्सव का हर दिन उत्साह और उमंग से भरा रहा। सैलानियों ने मरु महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कभी राजस्थान की महिलाओं ने देश विदेश से आए मेहमानों को अपनी सभ्यता से रूबरू करवाया, तो कभी धौरों के पुरुषों ने अपने रौबीले मूंछों की प्रतियोगिता से दिल खुश कर दिया। मरु महोत्सव के गुलदस्ते में एक से बढ़कर एक प्रतियोगिता सैलानियों के लिए फूलों की तरह सजाई गई, जिसका समापन भी बेहद शानदार तरीके से किया गया। समापन की शाम 30 से 35 हजार दर्शकों के लिए शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में खास इंतजाम किए गए। जहां सैलानियों ने आतिशबाजी के साथ गीत संगीत से सजी शाम का आनंद उठाया। कभी फिल्मी गानों पर लोगों ने ठुमके लगाए, तो कभी सूफी गानों की गहराई में डूबते नजर आए। संगीत से सजी ये यादगार शाम इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई मरु महोत्सव का मुरीद बन गया। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, स्विट्जरलैंड के ग्लारूस में एक बांध पर सोलर पैनल लगाया गया। देखिए, सर्दियों में भीषण बर्फबारी तो होती है, लेकिन ऊंचाई पर यह स्थित है, इसलिए यहां पर यह सोलर पैनल लगाया गया है और इससे 700 से ज्यादा घरों में बिजली की सप्लाई होगी।